प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स की नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर थर्ड, इससे पहले दो लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ कि इससे पहले जो है पहले और दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया था। तो पहले लेक्चर में जो आपको पढ़ाया गया था, इसके बारे में हमने स्टडी किया था, वो था आपका परिपथीय विश्लेषण। परिपथीय विश्लेषण और दूसरे जो वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था वो परिपथीय विश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, कुछ विशेष पॉइंट थे, उनको हमने स्टडी किया था। पहले लेक्चर में हमने परिपथीय विश्लेषण के बारे में पढ़ा था और दूसरे लेक्चर में हमने उसी परिपथीय विश्लेषण के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे एक डायग्राम के माध्यम से पढ़े थे। इन बिंदुओं में हमने कौन कौन सी जो पॉइंट थे, जैसे जालक किसे कहते हैं या नेटवर्क जिसको परिपथ भी बोल सकते हैं, उसकी परिभाषा को हमने देख दिया। लूप किसे कहते हैं ये जाना था, शाखा क्या होती है, ब्रांच क्या होती है ये भी हमने जाना, और नोड बिंदु क्या होता है, जंक्शन पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। अब उसी क्रम में, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जिस प्रकार से आप क्लास में रेगुलर पढ़ने आप आते थे उसी प्रकार से जब नोट्स बना देते हैं उससे इसी प्रकार से यहाँ वीडियो के माध्यम से भी आप नोट्स बनाओगे। तो पहले और दूसरे लेक्चर में जो भी आपको पढ़ाया गया है वीडियो लेक्चर में, उसको आप कॉपी को उतारोगे और उसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे। पर आज जो डिस्कस करने वाले हैं थर्ड वीडियो लेक्चर में, वो हम दो महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिकी के नियम पढ़ेंगे। इन नियमों का प्रयोग आगे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर जो थर्ड पेपर है आपका बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का, उसमें प्रयोग किया जाएगा। इसलिए आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसको आप ध्यान से समझेंगे और इसको जो भी आज मैं दो नियम पढ़ाऊंगा उनको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो, जो पहला लेक्चर है, जो पहला पॉइंट है वो है आपका वोल्टा विभाजन नियम, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। और दूसरा नियम जो पढ़ेंगे वो है आपका धारा विभाजन नियम। इन दोनों नियम को डिस्कस करने वाले हैं। पहला नियम क्या है, वोल्टा विभाजन नियम यानी वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, और दूसरा जो नियम है वो है आपका करंट डिवाइडिंग रूल यानी धारा विभाजन नियम। आइए पहले नियम को समझते हैं कि वोल्टा विभाजन नियम क्या है, इसको पढ़ते हैं। वोल्टा विभाजन नियम में इसको समझने के लिए पहले एक डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है। चित्र देखिए क्या रहेगा, एक बैटरी हमने ले ली, इसका प्लस माइनस प्लस ये माइनस, ये प्लस का ये, इस बैटरी का हमने विद्युत भाग पर बी माने, यानी कि बैटरी को कितने वोल्ट की बैटरी है बी। एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया इसमें, एक रेजिस्टेंस इधर जोड़ दिया, R1 और ये R2। इस चूंकि आपको पता है कि R1 और R2 ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का क्या गुण होता है, प्रतिरोध का जो गुण होता है वो ये होता है कि वो विभव पतन करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है, वोल्टेज क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है। तो यहाँ से इस बैटरी को जब हमने जोड़ा है और इस बैटरी से
विभव पतन करेंगे इसके सिरों पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हमने ये माना कि इसके सिरों पर विभव पतन कितना हो रहा है, V1 वोल्टेज, और इसके सिरों पर कितना हो रहा है, V2 वोल्टेज। इसके सिरों पर कितना हो रहा है, V1 वोल्टेज, और इसके सिरों पर V1 वोल्टेज हो रही है V2। और इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, इसमें धारा प्रवाहित है कितनी वाली, I। क्योंकि R1 और R2, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि R1 और R2 इस चित्र में किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सीधा सा जवाब रहेगा कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। R1 व R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उसको बनेगा, ठीक है। R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब एक चीज और जान लीजिए कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनमें प्रवाहित होने वाली धारा समान होती है, यानी कि श्रेणी क्रम में जो प्रवाहित विद्युत धारा का मान होता है वो कैसा होता है, समान होता है। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी है, I, इसमें भी R2 में भी कितनी प्रवाहित धारा होगी I, लेकिन इनके सिरों पर विभव पतन अलग अलग होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में वोल्टता समान नहीं होती। तो इसके सिरों में विभव पतन कितना होगा, V1, इसके सिरों में विभव पतन कितना है, V2, ठीक है। तो ये चित्र आपस में आगे एक बैटरी में जोड़ रखी है, बैटरी के धनात्मक सिरे और ये ऋणात्मक, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, और इसके सिरों को V1 और इसके सिरों को V2। तो अब देखिए, अब इसी चित्र से हम वोल्टेज विभाजन नियम को स्टडी करेंगे, नोट भी करना है आपको, डायग्राम से बनाना है। तो अब देखिए इस तरह चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट है कि टोटल वोल्टेज कितना है इस परिपथ में, V, जो कि बैटरी का वोल्टेज है, और इसी बैटरी के कारण इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, और इस धारा के कारण इस प्रतिरोध R2 के द्वारा इसके सिरों पर विभव पतन कितना है, V1 है, और इस प्रतिरोध R2 के सिरों पर इसी धारा I के कारण विभव पतन कितना है, V2 है, ठीक है। तो अब इन V1 और V2 का हमें मान ज्ञात करना रहता है। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि जो V होगा, यानी बैटरी का जो कुल वोल्टेज होगा वो इन दोनों वोल्टेज के योगफल के बराबर होगा। अब ये समीकरण आप आगे चल के एक और नियम पढ़ाएंगे, उससे भी आप ये समीकरण प्राप्त कर सकते हो, और वो जो नियम है वो आप 12वीं में भी आपने पढ़ा है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, और यहाँ भी पढ़ने को मिलेगा। वो है किरचॉफ का वोल्टता नियम, यानी केवीएल इसको बोलते हैं, केवीएल नियम, इस प्रकार से केवीएल नियम, किरचॉफ वोल्टता लॉ, इसको ये समीकरण वाला। और हालांकि एक साधारण परिपथ है, उसके आधार पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2, लेकिन ये किस नियम से होता है, ये बीएस है, यानी कि किरचॉफ के वोल्टता नियम से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। तो आगे इस नियम को भी पढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगा कि किस प्रकार से आया है। तो अब इसको देखेंगे कि बैटरी का जो कुल वोल्टेज है वो प्रतिरोध R पर जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जितना विभव पतन हो रहा है, उसके और R2 पर होने वाले विभव पतन के कुल योग के क्या है, बराबर है। ये समीकरण आपको यहाँ से मिल गया। इसको डालिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 आपने इसमें डाल दिया। अब केवल प्रतिरोध R1 की बात करेंगे, प्रतिरोध R1 के लिए प्रतिरोध R1 के लिए, तो प्रतिरोध R1 के लिए अगर हम बात करें और इसमें लगाए हैं ओम का नियम, प्रतिरोध R1 के लिए ओम के नियम से ओम का नियम क्या होता है जानते हैं आप, तो V बराबर I है, V बराबर I इंटू R। तो V की जगह यहाँ पर इसमें विभव पतन कितना है, V1, तो V1 बराबर कितना आ जाएगा, धारा दोनों में समान प्रवाहित हो रही है, कारण देखो दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो V1 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा आपका I इंटू R, ठीक है। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार
इसी प्रकार कौन से प्रतिरोध के लिए, R2 प्रतिरोध के लिए। R2 प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से ये हो जाएगा V2 बराबर I इंटू R2, समीकरण नंबर 3। देखिए दोनों समीकरण आपको समझ में आ होंगे कि R1 रेजिस्टेंस के लिए हमने ओम के नियम जब लगाया तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो यहाँ V की जगह क्या है, V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा तो V1 इंटू I R1। करंट दोनों में समान फ्लो हो रही है क्योंकि इसमें भी, क्योंकि दोनों स्टडी क्रम में I इसमें भी है और I इसमें भी, तो V1 बराबर I R1 और V2 बराबर I इंटू R2। इन दोनों समीकरणों को हमने समीकरण 2 और 3 डाल दिया और इन दोनों की वैल्यू जो है समीकरण 1 में हम रख देंगे। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने को, समीकरण 2 और 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए जरा समीकरण 2 व 3 का मान जो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जरा V बराबर V1 की मान I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब इसके आगे देखिए जरा, अनुचित को नोट डाउन कर लेना। देखिए V समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी I R1 प्लस I R2। I दोनों से कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ गया आपका R1 प्लस R2। अब समीकरण नंबर डाल दें इसको आपने 4, इक्वेशन नंबर 4 डाल दें। चित्र से, जो कि चित्र आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो उसमें देखिए जरा कि चित्र से स्पष्ट है कि R1 प्लस R2, अगर हम चित्र में कितने प्रतिरोध लगे थे, R1 और R2, अगर उन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे क्योंकि दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 प्लस R2। चित्र से स्पष्ट है कि R1 व R2 प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध REQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट। EQ का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट। REQ बराबर आपको मिल जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि जहां पर R1 और R1 प्लस R2 लिखा है उसी जगह कर सकते हैं REQ। तो समीकरण 4 में, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से आप V बराबर लिख सकते हैं I इंटू RE, ठीक है। B बराबर कैसा लिखते हैं आपने, B बराबर I इंटू RE। अब यहां से क्वालिटी 14 मिनट 7 सेकंड दिख नहीं रहा है सर, साथ में देखना सही। आप उधर जाइए थोड़ा देखिए ना, तो आपकी परछाई की वजह से कुछ क्या रिफ्लेक्शन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। B बराबर I R, ठीक है। यहाँ से I का मान निकाल लीजिए आप, तो I बराबर क्या आ जाएगा, B अपॉन RE क्यू। क्या वैल्यू आ गई आपकी I की, B अपॉन RE क्यू। चलिए बस देखिए इसकी तरफ। अब प्रतिरोध R1 के लिए समीकरण नंबर जो हमने निकाला था वो समीकरण नंबर शायद 2 था, और समीकरण नंबर 2 से अगर हम देखेंगे, समीकरण 2 से B बराबर क्या निकला था, B1 बराबर I इंटू R1 निकला था। तो ये जो I का मान है इसको समीकरण नंबर 5 डाल दिया।
समीकरण 5 से I का मान यहाँ पर रख देंगे। तो समीकरण 5 से I का मान ठीक है, समीकरण 5 से I का मान रखने पर तो कर दीजिए। तो B1 बराबर क्या मिलेगा आपको, I का मान क्या है, B अपॉन R E Q, यानी कि R1 इंटू B अपॉन मिल जाएगा आपको R E Q। ये हो गया हमारा B1 का मान। इसी प्रकार जब आप इस I का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो समीकरण 3 का मान ही क्या प्राप्त होगा आपको, B2 का मान होगा। समीकरण 3 में B2 का मान है, B2 बराबर I इंटू R2। B2 बराबर क्या आ जाएगा, R2B अपॉन REQ। ये हो गया हमारा वोल्टता विभाजन नियम, यानी कि जब किसी परिपथ में वोल्टता विभाजित होती है तो उस वोल्टता विभाजन का मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको उस परिपथ में लगी हुई बैटरी का वोल्टेज पता हो और प्रतिरोधों का मान पता हो तो आप बता सकते हैं कि उन पर जो वोल्टता विभाजन हुआ है उसकी वैल्यू कितनी वोल्टेज होगी, उसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद डिस्कस करते हैं दूसरे नियम। दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम धारा विभाजन नियम। दूसरा नियम था धारा विभाजन नियम। धारा विभाजन नियम, धारा विभाजन नियम में देखिए, इसको भी एक चित्र के साथ समझेंगे कि देखिए किस प्रकार से बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा वोल्टेज विभाजन और धारा विभाजन में, ठीक है। देखिए तिरालीस 18 मिनट के आसपास। अब इसमें बैटरी लगा दी हमने, ये R1 और ये R2। ये हो गया हमारा I। क्योंकि आपको पता है कि अब यहाँ पर चित्र से क्लियर एक चीज हो रही है कि दोनों प्रतिरोध जो है वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और समांतर क्रम में जुड़े होने पर जितनी वोल्टेज इस बैटरी के इन सिरों पर होगी उतनी ही वोल्टेज इस R1 प्रतिरोध के सिरों पर होगी।